हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर में। और चलिए आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और आज है लेक्चर नंबर 8। देखो ये सीरीज़ ना थोड़ी सी बंद हो गई थी क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालने लग गया था, बिकॉज आपके मिड टर्म एग्जाम्स थे। तो बच्चों एक क्वेरीज आ रही थी कि मिड टर्म एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालिए, तो वहाँ पर मेरा थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा था और ऑफलाइन में भी टाइम लग रहा था। तो इसलिए दोबारा से ये सीरीज़ क्या हो रही है, अब कंटिन्यू हो रही है, और ऐसे ही डिटेल लेक्चर अब आते जाएंगे। तो चलिए, हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन लास्ट लेक्चर जो आया था उसमें हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन किया था और उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे, और आज हम कर रहे हैं अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ A प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी, तो यहाँ पे हुआ क्या है? ठीक है, समझ आपको भी आ गया। ए ने बी को हटा दिया है और वो खुद सी के साथ आगे बैठ गया और बी अलग हो गया। ये कब पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल इफ ए इज मोर रिएक्टिव, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। अब ये तभी पॉसिबल होगा जब ए जो होगा वो बी से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर ए बी से कम रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, तो ए सी से नहीं अटैच हो पाएगा, ए बी को नहीं हटा पाएगा यहाँ पे। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। और यहाँ पे ये हो क्या सकते हैं, ठीक है ना। अब ये एलिमेंट्स हैं। अब ये एलिमेंट देखो, एलिमेंट ये मेटल भी हो सकता है और ये नॉन मेटल भी हो सकता है। दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। मीन्स जैसे देखो, मैं लिख के भी लाया हूँ आपके लिए यहाँ पे, जो ये एलिमेंट हैं ये मेटल भी हो सकता है या नॉन मेटल भी हो सकता है। तो इसके बेसिस पे हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस टाइप की होगी? एक तो मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स मेटल मेटल में क्या होगा, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा, और नॉन मेटल में एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो चलो इतनी बात हमें क्लियर है। हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्लियर होगी कि होती क्या है। एक ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एक कम रिएक्टिव होगा, तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन डिस्प्लेस करेगा या कौन नहीं? हाउ डू वी नो? ओके, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेस कर सकता है? जैसे अभी हमने लिखा था ए प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी, और हमने ये बोला था कि ए क्या है, यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ए ज़्यादा रिएक्टिव है? ठीक है, आपने तो जस्ट बोल दिया है। अब कोई भी एलिमेंट आ जाए, कोई भी मेटल आ जाए या नॉन मेटल आ जाए, मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसका आंसर मिलेगा आपको रिएक्टिविटी सीरीज से। उसका आंसर किससे मिलेगा आपको? रिएक्टिविटी सीरीज से। अभी हम मेटल की देखते हैं, आगे हम नॉन मेटल की भी देखेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमें बताती है कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो इसका पता हमें कहाँ से चलेगा? रिएक्टिविटी सीरीज़। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज़ होती क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज़ एक अरेंजमेंट होती है जिसमें मेटल्स को, देखो आपके सामने है, जिसमें मेटल्स को टॉप टू बॉटम एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, ठीक है, कॉपर, ये सब क्या है? मेटल्स हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे मेटल नहीं है। हम इसकी भी बात करेंगे कि हाइड्रोजन अगर मेटल नहीं है तो फिर हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे क्यों रखा है। ठीक है, इस पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या है, नॉन मेटल है। तो फिर भी हमने रखा है, इसकी भी हम बात करेंगे। तो ये जो सीरीज़ बनी हुई है, ये जो टॉप टू बॉटम ये सीरीज़ बनी हुई है जिसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ऊपर क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, नीचे जाते जाओगे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। मीन्स पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और यहाँ पे लिखा नहीं है, सॉरी, प्लेटिनम भी आएगा। प्लेटिनम वो सबसे क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो
ये होती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें जो ज़्यादा ऊपर होगा वो उतना ज़्यादा ही क्या होगा, रिएक्टिव होगा। जैसे अगर मान लो मैग्नीशियम और जिंक की बात करता हूँ मैं, तो इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम। क्यों है? क्योंकि ये जिंक से ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, जो जितना ऊपर होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, हाउ डू वी नो विच एलिमेंट विल डिस्प्लेस और नॉट, कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, ये हमें किससे पता चलेगा? हमारी रिएक्टिविटी सीरीज से। और ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये रिएक्टिविटी सीरीज ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई और आपको ये कोई हैंडबुक दी जाएगी कि आप पेपर में देख लो कि कौन सा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। तो ये चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप सही से कर पाओगे। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ये जो अरेंजमेंट होती है मेटल्स की वर्टिकल कॉलम में, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में होती है टॉप टू बॉटम। पोटेशियम ऊपर है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। प्लेटिनम सबसे नीचे है, ये क्या है, सबसे कम रिएक्टिव है। तो चलो, हमें ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पता लग गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, और हमें उसमें ये भी पता चल गया कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकता है। इसका पता हमें कैसे चलेगा? रिएक्टिविटी से हमें पता चलेगा। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो चलो, अभी हमने बात की, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी यहाँ पे आपसे मैग्नीशियम और जिंक की बात की। रिएक्टिविटी हमने लिखा कि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी जिंक से क्या है, ज़्यादा है। बट ये रिएक्टिविटी कहने का मतलब क्या है? रिएक्टिविटी से मुझे पता क्या चल रहा है, ठीक है ना? इस रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? तो रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? देखो, अभी हमने मेटल्स की पढ़ी है, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ी है? मेटल्स की पढ़ी है। तो हम मेटल की बात करते हैं पहले। व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से मेटल ए इज़ मोर रिएक्टिव देन मेटल बी? इसका क्या मतलब होता है जब हम कहते हैं कि मेटल ए जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है? इसका मतलब होता है, देखो, मेटल्स जो होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इनको क्या करना पसंद होता है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं इजीली। मेटल क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन देगा और पॉजिटिव आयन में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मेटल की याद रखना ये चीज़, इसको लर्न कर लो कि मेटल हमेशा क्या देना चाहता है? इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी बोलते हैं। मीन्स जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे वो उतना ज़्यादा क्या है? रिएक्टिव है। अगर हम यहाँ पे बोल रहे थे मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन जिंक, इसका मतलब क्या है? मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट कर देगा जिंक से। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टिविटी का मतलब समझ आया कि रिएक्टिविटी का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। रिएक्टिविटी क्या होती है? मेटल की अगर हम बात करें, मेटल की रिएक्टिविटी की बात करें, तो जो जितना ज़्यादा अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे वो उतना ही ज़्यादा क्या है? रिएक्टिव है। जैसे यहाँ पे पोटेशियम लिखा हुआ था टॉप पे, पोटेशियम इज़ मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है ना, पोटेशियम क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है। तो इसका मतलब क्या है? पोटेशियम बहुत जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। उसके बाद सोडियम, और सबसे नीचे प्लेटिनम था। प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या है? प्लेटिनम इतनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर है कि रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है। बोलने में तो बड़ा आसान है कि ठीक है मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, बट एक्चुअल मीनिंग अब समझ आया आपको? तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर नॉन मेटल की बात हुई फिर, ठीक है ना, अगर हम नॉन मेटल की बात करें उसमें क्या होता है? मेटल में तो हमने समझ लिया कि मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। अब नॉन मेटल की अगर हम बात करें कि कोई नॉन मेटल ए है वो नॉन मेटल बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो नॉन मेटल होते हैं, जैसे मेटल क्या करना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। आई होप अब इससे आप समझ गए होंगे। जो जितना जल्दी नॉन मेटल क्या करते हैं, नॉन मेटल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? जैसे आपने ये चीज़ चलो उसके हम आगे बात करेंगे।
अभी आपको ये चीज़ भी लर्न करनी है कि नॉन मेटल क्या करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर हम ये यहाँ पे लिखा है कि नॉन मेटल ए नॉन मेटल बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसका क्या मतलब है कि नॉन मेटल ए जो है वो बी से जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। मीन्स नॉन मेटल ए यहाँ पे जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर मेटल की केस में है, मेटल के बारे में अगर हमें रिएक्टिविटी बतानी है, तो मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। और नॉन मेटल में जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो उतना जल्दी क्या होगा, वो उतना ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो आई होप आपको मीनिंग भी क्लियर हो गया रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हमने ये जो सीरीज़ देखी थी ये किसकी सीरीज़ थी, ये थी मेटल्स की। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहता है। नॉन मेटल में रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो मतलब फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। देखो ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी में ये चीज़ आपको नहीं दिया है, बट आपकी जो एनसीईआरटी के साथ वो एग्जाम्पलर बुक आती है उसमें इस चीज़ पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो ये मत समझना कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है तो आपका ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि टीचर्स बता के रखते हैं एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बाहर कुछ नहीं आएगा, एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। जैसे यहाँ पे नॉन मेटल्स की बात हो गई, रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स की गिवन नहीं है एनसीईआरटी में। तो आप इसको ये मत सोचना कि आपको सिलेबस में नहीं है, ये मेरी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है तो नहीं है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। ओके, तो रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स की याद रखना। नॉन मेटल की तो बड़ी आसान है, इन्हीं चार की याद रखनी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अब चलो हम बात करते हैं कि हमने हाइड्रोजन को मेटल की सीरीज़ में क्यों रखा है। अब यहाँ पे था ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो क्या है, नॉन मेटल है। ये सीरीज़ किसकी थी, मेटल की थी। अब मेटल की सीरीज़ में एक नॉन मेटल क्यों रखा गया है। ओके, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, सो वाई इट इज़ प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज़। इसको क्यों रिएक्टिविटी सीरीज़ में, और वो भी किसकी रिएक्टिविटी सीरीज़, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़, किसकी, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्यों रखा गया है। अब देखो हाइड्रोजन का ना सिमिलर बिहेवियर है थोड़ा सा, जैसे हमने अभी बात की कि मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, ऐसे ही हाइड्रोजन भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ये पॉजिटिव आयन बना सकता है। तो ये सिमिलर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए हाइड्रोजन को भी उस सीरीज में रखा गया है, हालांकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि हाइड्रोजन नॉन मेटल होने के बाद भी रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों है। तो चलिए आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं ये मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। उनमें पहला एग्जांपल है मेरा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब आप ये बताओ क्या ये रिएक्शन होगी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे मेटल कौन है, जिंक क्या है, मेटल है, और इसमें मेटल क्या है, ये कॉपर क्या है, मेटल है। अब क्या जिंक कॉपर को हटा देगा, क्या यहाँ से जिंक कॉपर को हटा देगा। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो बहुत अच्छे, नहीं है तो एक बार हम देख लेते हैं। तो भैया हमें क्या देखना है, जिंक हमारा ये रहा और कॉपर हमारा ये रहा। तो जिंक ऊपर है, ऊपर का मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको हटा देगा, तो मीन्स ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी, और प्रोसीड करेगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा। जब जिंक ने कॉपर को हटा दिया तो जिंक की जगह कॉपर की जगह कौन आ गया, जिंक आ गया, ZnSO4 बना, और ये कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। तो आई होप आपको ये रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया है। क्यों, क्योंकि जिंक एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कॉपर से। अगर आप इसका ये उल्टा कर दोगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। अगर आप इसका ये उल्टा कर दोगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि जब हम जिंक के पीसेस को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा,
और ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसका कलर क्या होता है? ब्लू। ये मैंने पहले भी लेक्चर में बताया है, कॉपर के कारण कौन सा कलर आता है? ब्लू। अब जब इस सॉल्यूशन से कॉपर ही हट जाएगा तो ये ब्लू कलर भी क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा। ठीक है, आगे वही लिखा हुआ है, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट। अब भैया कॉपर के कारण ब्लू कलर आ रहा था ना, तो कॉपर को तो निकाल दिया इसने जिंक ने सॉल्यूशन से, तो जिंक आ गया है सॉल्यूशन में, और जिंक तो ब्लू कलर नहीं देता, तो वो कॉपर निकलने से ब्लू कलर क्या हो गया? फेड हो गया। ओके, तो देखो अभी ये मैं बात कर रहा था कि अगर तुम कॉपर को जिंक सल्फेट में डाल दोगे तो क्या ये रिएक्शन होगी? ये मैंने आपको अभी भी बताया कि कॉपर कम रिएक्टिव है जिंक से, तो कॉपर कम रिएक्टिव है तो कॉपर तो जिंक को हटा ही नहीं पाएगा, ये रिएक्शन तो यहाँ पे हो ही नहीं पाएगी। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं हुई। ठीक है, अब ये याद मत रख लेना, ये हमेशा किसके साथ चेक किया जाता है? रिलेटिव चीज़ें होती हैं ये। अब यहाँ पे ऊपर वाली रिएक्शन में कॉपर जिंक के साथ अगर देखें, कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है। अब नीचे सेकंड एग्जांपल में है कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट। अब अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखो तो कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे है। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा है, कॉपर यहाँ पे है और सिल्वर यहाँ पे है। तो कॉपर ऊपर है, इसका मतलब क्या है? सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर। अगर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर तो ये यहाँ पे इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। यहाँ पे इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा और रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो वही हो रहा है, देखो कॉपर ने सिल्वर को इस नाइट्रेट आयन से अलग किया, सिल्वर अलग हो गया और नाइट्रेट के साथ क्या जुड़ गया? कॉपर जुड़ गया। तो ये क्या बना? कॉपर नाइट्रेट। ये क्या बना आपका? कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर क्या हो गया? अलग हो गया। इसका रीज़न आपको क्लियर है? ठीक है, रीज़न क्या है कि सिल्वर कम रिएक्टिव है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर जितने स्टार लगाने हैं लगा लेना। ये रिएक्शन आपके आगे वाले चैप्टर में भी आएगी, मेटल एंड नॉन मेटल में भी ये रिएक्शन आएगी, बट मैं आपको यहीं पे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी एक बार और अच्छे से रिवीजन हो जाएगी जब हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड मतलब आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? आयरन, बुक में आपने देखा भी होगा ऐसे 3 ऑक्साइड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। मींस इसका मतलब क्या होता है? आयरन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये मैं आपको लेक्चर्स में बहुत बार बता चुका हूँ। सॉरी, +3 आएगा यहाँ पे, +3 आता है तो उसके लिए आता है फेरिक, +2 है तो उसके लिए आता है फेरस। तो आयरन ऑक्साइड मीन्स ये फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी मेटल है, आयरन भी मेटल है। तो अब रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार हम देख लेते हैं। आयरन देखो कहाँ पे है और एल्यूमिनियम देखो, ये रहा आयरन और ये रहा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम ऊपर है, मीन्स एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे? आयरन से। अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से तो आयरन को ये क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, आयरन को डिस्प्लेस करेगा और ये रिएक्शन होएगी। तो इसने आयरन को हटाया और आयरन को हटा के खुद आ गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, आयरन क्या हो गया? अलग हो गया। अब इस रिएक्शन को ना बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे किया जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है। डेल्टा साइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? हीट करना है। और यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि आप देखो आयरन जो आ रहा है वो पिघल के आ रहा है। मोल्टन का मतलब क्या होता है? पिघला हुआ। ठीक है, आई होप आपको मोल्टन और एक्वस 2 वर्ड होते हैं ये। मोल्टन में भी क्या मिलेगा? लिक्विड स्टेट में मिलेगा, एक्वस में भी क्या मिलेगा? लिक्विड स्टेट में मिलेगा। बट इसमें फ़र्क क्या होता है? मोल्टन होता है उसी मेटल को पिघलाया हुआ। जैसे आयरन की आपने रोड ले ली, बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया उसको और आयरन ही क्या हो गया? पिघल गया। एक्वस क्या होता है? किसी चीज़ में जब आप पानी मिला दो। एक्वस क्या होता है? जब आप किसी चीज़ में पानी मिला देते हो। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में मैंने बताया आपको कि हीट हम कर रहे हैं, तो ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जो यहाँ से आयरन अलग हुआ है वो आयरन लिक्विड स्टेट में आया आपका, वो आयरन पिघल गया है, लोहा पिघल गया है यहाँ पे। और इस रिएक्शन को, ठीक है, इस रिएक्शन को बोला जाता है थर्माइट रिएक्शन। अब इसका नाम याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन। और इस थर्माइट रिएक्शन का अब यहाँ पे आयरन आपको मोल्टन स्टेट में मिल रहा है,
इसीलिए आयरन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ भी ब्रोकन मशीनरी है उनको वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है, हम यहाँ पे आयरन जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है उसको फिल कर दिया जाता है। तो इन दिस रिएक्शन फेरिक ऑक्साइड इज स्ट्रॉन्गली हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर। फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ किया हीट किया बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि आयरन जो निकला वो भी किस स्टेट में निकला, मोल्टन स्टेट में। तो इस रिएक्शन को वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इज़ यूज फॉर वेल्डिंग ब्रोकन पार्ट ऑफ द आयरन मशीनरी। लोहे की जितनी मशीन्स होती हैं उसमें जो पार्ट अगर टूट जाता है उसकी फिलिंग करने के लिए इस यहाँ से जो आयरन लिक्विड स्टेट में निकला है उसका हम यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। नोट्स अगर आपने बनाने हैं तो बना लेना, अदरवाइज़ आप ये डाउनलोड कर सकते हो, ये चीज़ आपको पता होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, यहाँ पे एक नोट है। नोट क्या कहता है, ऑल मेटल दैट आर फाउंड अबव हाइड्रोजन, जितने भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है वो सारे के सारे जब एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पे H2 क्या है, ये हाइड्रोजन, सबस्क्रिप्ट में नहीं आया तो ये थोड़ी सी गलती होगी है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मीन्स जितने भी मेटल जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है और वो एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो कौन सी गैस लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे इसकी मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ। रिएक्शन फॉर एग्जांपल जिंक, अब अगेन रिएक्टिविटी सीरीज देख लो, जिंक कहाँ पे है, ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है तो मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। अब ये जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं, अगर वो एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हमेशा कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब मान लो इनसे नीचे जो हैं, कॉपर अगर रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा, कॉपर हाइड्रोजन से क्या है, कम रिएक्टिव है। कॉपर हाइड्रोजन से क्या है, कम रिएक्टिव है, इसलिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी कि कॉपर लिबरेट कर दे हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे ये देखो, जिंक ने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया और जिंक सल्फेट बना और साथ में क्या निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। तो यही नोट लिखा हुआ है, जितने भी मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो सारे के सारे एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। तो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब क्लियर हो गई होगी। तो लास्ट हम मेटल की हमने देख लिया, नॉन मेटल का भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है और पोटेशियम ब्रोमाइड है, KBr। अब यहाँ पे अगर आपको रिएक्टिविटी याद है, ठीक है, किसकी, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी किसकी याद है, नॉन मेटल की। तो यहाँ पे देखो, क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पे अब ये नॉन मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। पोटेशियम क्या है, मेटल है, ब्रोमीन क्या है, यहाँ पे नॉन मेटल है, और क्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटल है। तो एक नॉन मेटल को ही डिस्प्लेस करेगा ना। तो Cl क्लोरीन किसको डिस्प्लेस करेगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ पे, और ये रिएक्शन आपकी ऐसे हो जाएगी। Cl क्या आ गया, Br की जगह पे आ गया, तो क्या बन गया, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और ब्रोमीन गैस क्या होगी, अलग होगी। सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन आयोडीन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल है, आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है। तो सोडियम आयोडाइड से क्लोरीन क्या करेगा, आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा। तो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब क्लियर होगी। और लास्ट में एक चीज़, जितनी भी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट क्या होती है, इनमें रिलीज़ होती है। हीट क्या होती है, रिलीज़ होती है। मीन्स जिस भी आप बीकर में ये रिएक्शन करा रहे हो उस बीकर का टेम्परेचर पहले नोट कर लो, और ये रिएक्शन होने के बाद नोट कर लो, टेम्परेचर बढ़ा हुआ ही मिलता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ मिलता है, बीकर गर्म हुआ मिलता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जितनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।